वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है जो लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज़ कर दूं कि हमने क्या पिछली दफ़ा डिस्कस किया था। हम पिछले 2 लेक्चर्स में एसेंशली आप लोगों के सवालों के हवाले से मैंने जो है ना उसमें कुछ वो पॉइंट्स लेक्चर्स में रखने की कोशिश की जो आप मेरे नज़र में था कि आपके जहन में कुछ सवालात हैं, उनके जवाब जो हैं वो लेक्चर्स में दे सकूं। तो एक्सप्लिसिटली हमने जो है वो जो बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी है और उसमें जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो उसमें जाता है वो है नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, या वो नंबर माइक्रोस्टेट्स का जो कंपैटिबल है दूसरे लफ्ज़ों में विद कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम। तो वो जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो हम एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट कैसे करते हैं, और जिस सिस्टम के लिए हमने इस चीज़ को देखा वो लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें जो चीज़ हमने देखी और जिसके लिए कैलकुलेट किया वो एक आइडियल गैस है। सो वी हैव एन आइडियल गैस with number n molecules or atoms confined in a volume V, and this system is in thermodynamic equilibrium at temperature T। और हमने ये सीखा कि इस किस्म के सिस्टम के लिए जो बज़ाहिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज यू डीलिंग विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड दिस इज़ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट यू आर डीलिंग विद। तो इसके लिए हम जो है वो माइक्रोस्टेट्स का नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि आइडियल गैस कंसिडर करने से कुछ सिंप्लीफिकेशंस आ जाती हैं कि जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है सम्ड ओवरऑल द नंबर n ऑफ एटम्स इन द सिस्टम। और ना सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो टोटल एनर्जी है जो कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट है कि वो टोटल जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द गैस हैव टू सम अप टू द इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बिकॉज ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसकी एनर्जी फिक्स्ड है और उसको हमने यू का नाम दिया है। तो ये वाली कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मुख्तलिफ जो माइक्रोस्टेट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ईच ऑफ दीज एटम्स एंड द मोमेंटम ऑफ ईच ऑफ दीज एटम्स। तो पोजीशन भी 3 डायमेंशनल स्पेस में है, सो यू नीड 3 नंबर्स टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ईच एटम। और ये जो मोमेंटा है वो भी 3 डायमेंशंस में है बिकॉज दीज एटम्स कैन मूव इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। तो वो भी 3 नंबर्स चाहिए मोमेंटम के लिए फॉर ईच एटम। और मगर ख़ास चीज़ जो है वो ये है कि ये कंस्ट्रेंट है कि ये जो सम ओवर ऑल द काइनेटिक एनर्जीज दे मस्ट सम अप टू द इंटरनल एनर्जी यू। और इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो डिफरेंट पोजीशंस हैं एटम्स की वो भी डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। सो इफ़ यू हैव एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वॉल्यूम, ये आइडियल गैस के जो एटम्स हैं मुख्तलिफ पोजीशंस आप इमेजिन करें कि दे आर ए डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस। एक तरह से आपने एक स्नैपशॉट ली एक ख़ास टाइम पर, तो ये डिफरेंट पोजीशंस पे हैं। तो दिस वुड कॉरस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट जिसमें आप पोजीशन भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, मोमेंटम ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल्स। बट वंस दीज एटम्स मूव तो इन डिफरेंट पोजीशंस पे चले जाएंगे, उनके मोमेंटम भी डिफरेंट हो सकते हैं, मोमेंटम भी डिफरेंट हो सकते हैं नेक्स्ट इंस्टेंट पे। तो वो आप इस तरीके से डिफरेंट कन्फिगरेशंस बन रही हैं पोजीशन और मोमेंटम की, वो डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स को डिफाइन कर रही हैं। तो क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर क्या है इन माइक्रोस्टेट्स का सच दैट द एनर्जी, टोटल एनर्जी इज़ यू and total energy of the gas is u, and the जो पोजीशन की डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस के अंदर वो ऐसी होनी चाहिए कि हम सिर्फ वही वैल्यूज़ दे सकते हैं पोजीशन की एटम्स को, या एटम्स वो पोजीशन की वैल्यू ले सकते हैं जो उस वॉल्यूम का हिस्सा हो, वो तमाम पॉइंट्स जो उस वॉल्यूम के अंदर हैं। जो वॉल्यूम से बाहर हैं वो पॉइंट्स जो हैं, पोजीशंस जो हैं वो एटम्स को एक्सेसिबल नहीं है। इसलिए जब ये कहा जाता है कि नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, तो इसका मतलब ये है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। जैसे पोजीशन के ऊपर कंस्ट्रेंट ये है कि वॉल्यूम के अंदर ही तमाम तर पोजीशन होनी चाहिए, इनसाइड द वॉल्यूम। और जो मोमेंटम पे कंस्ट्रेंट ये है कि सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी शुड बी
टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो उन दोनों कंस्ट्रेंट्स को सामने रखते हुए हमने ये देखा था। बाकी जो फैक्टर्स वगैरह थे वो इसमें डाल दिए थे। तो हमने देखा था कि ये यू और वी पे इस तरीके से जो है नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स डिपेंड करती हैं। हमें ज़्यादा इंटरेस्ट यही था कि एनर्जी और वॉल्यूम के ऊपर इनकी डिपेंडेंस क्या है, और वो हमने यहाँ से मालूम कर ली। और जब आपके पास नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आ जाए, कंस्ट्रेंट क्या है कि टोटल एनर्जी यू है एंड टोटल वॉल्यूम वी है, तो फिर आप एंट्रोपी डिटरमिन कर सकते हैं फ्रॉम द बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन। और वहाँ से जब आप डिटरमिन करते हैं तो आपके ये रिज़ल्ट आ जाता है। और आपके जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपने कैलकुलेट करनी है जिन में हम इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि हम ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स की आई है ये वाली, और जो एंट्रोपी की उससे हमने हासिल की है, क्या ये हमें जो आइडियल गैस की इक्वेशंस ऑफ स्टेट हैं वो हमें मिलती हैं या नहीं। अगर मिल जाती हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, हमने माइक्रोस्कोपिकली जो उसको एंट्रोपी डिटरमिन की है माइक्रोस्टेट्स की टर्म्स में, तो वो थर्मोडायनेमिक जो डेफिनेशन है एंट्रोपी की और जो थर्मोडायनेमिक रिजल्ट्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करते हैं आइडियल गैस के, वो हम हासिल कर सकते हैं इस माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से भी, नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स की टर्म्स में एंट्रोपी डिटरमिन करने के हवाले से भी। तो वो हमने फिर इधर किया था कि ये डेरिवेटिव्स जो हैं, ये वाला डेरिवेटिव जो है ये प्रेशर और टेम्परेचर की रेशियो है P/T है, ये 1/T है। और जब हम ये ऊपर एक्सप्रेशन दी हुई है, और इसलिए हमें इसकी फ़िक्र नहीं थी कि ये जो सारे नंबर्स हैं, यानी कि ये जो फंक्शन ऑफ मास एंड एन एंड ए एंड बी जो है, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट बिकॉज ऑल ऑफ दीज डू नॉट डिपेंड ऑन यू एंड वी। और हमने डेरिवेटिव्स जो है चेंजेस इन एंट्रोपी डिटरमिन करनी थी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड वॉल्यूम, तो वो हमने इधर से हमने की। तो वो ये वाला जो दो टर्म्स हैं वो ही कंट्रीब्यूट करेंगी, और वहाँ से हमने ये मालूम कर लिया। तो ठीक है, हमें ये पता चला कि यस वी गेट the correct equation of state for an ideal gas of n atoms confined in a volume V and temperature T and pressure P। तो ये रिलेशन जो है हमारे पास आ गया जो कि आइडियल गैस लॉ है। तो दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब है जो हमारा एनालिसिस था इन टर्म्स ऑफ द माइक्रोस्टेट्स विच इज़ कंसिस्टेंट is consistent with our earlier results for the thermodynamics of an ideal gas। अच्छा, अब क्योंकि लेक्चर्स कम रह गए हैं तो हमें थोड़ा सा मुझे पिक एंड चूज़ टॉपिक्स को करना है। तो जस्ट टू कंप्लीट थर्मोडायनेमिकल जो लॉज हैं उनको कंप्लीट करने के लिए लेट मी मेंशन ब्रीफली द थर्ड लॉ। आज के लेक्चर में पहली चीज़ जो करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, थर्ड लॉ जो है ना उसका जिक्र कम ही आता है, और अगर देखा जाए तो थर्ड लॉ जो है में जो सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट लॉज हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ही। फर्स्ट लॉ से भी सेकंड लॉ ज़्यादा सिग्निफिकेंट सेंस में, क्योंकि फर्स्ट लॉ जो है वो एसेंशियल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सेकंड लॉ जो है समथिंग रियली न्यू, it tells you about changes in entropy। So अगर आप उस नज़रिए से देखें तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक जो है स्टेट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता है जो कि एनर्जी है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक और स्टेट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता है जो कि एंट्रोपी है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा कुछ नहीं करता, ये कोई नया फंक्शन ऑफ स्टेट जो है या स्टेट वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस नहीं करता। थर्ड लॉ सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है कि एंट्रोपी जो है उसका क्या बिहेवियर है एट लो टेम्परेचर्स। सो इट टेल्स यू about the entropy of systems in equilibrium, entropy of systems in thermal equilibrium, thermodynamic equilibrium, at low temperatures.
एट लो टेम्परेचर्स। और ये जो है बिहेवियर जो है यूनिवर्सल बिहेवियर है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल बिहेवियर, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट सिस्टम यू आर कंसिडरिंग, इफ़ इट इज़ एन इक्विलिब्रियम and you're dealing with system at very low temperatures, meaning low temperature से या मुराद है temperature approaching 0 Kelvin, T goes to 0, तो ये यूनिवर्सल बिहेवियर है। तो ये इन कंडीशंस के तहत आपके जो सिस्टम्स के तमाम तर जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हैं एट लो टेम्परेचर्स, दे शो सिमिलर यूनिवर्सल बिहेवियर। और बेसिकली जो चीज़ है जो थर्ड लॉ के हवाले से हम कह सकते हैं वो ये है कि एक तो चीज़ ये है कि जब हम ये कहते हैं कि जो चेंज इन एंट्रोपी है एज टेम्परेचर गोज़ टू ज़ीरो, सो मैं लेट मी जस्ट स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट इसका क्या है, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। वो ये है कि जब लिमिट टेम्परेचर की ज़ीरो को अप्रोच करे तो चेंज इन एंट्रोपी जो है दैट अप्रोचेस, दैट बिकम ज़ीरो। तो दैट बेसिकली मीन्स दैट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स बोथ हैव द सेम एंट्रोपी। और हम अब चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो का मतलब ये है जब टेम्परेचर टी बहुत आपने लो टेम्परेचर पे ले गए, ऑब्वियसली जब आप ये बात करते हैं लो टेम्परेचर की तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा और सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा कि क्या ये वो स्लो रिजीम में आप हैं जहाँ पे ये अप्लाई हो जाता है हर उस लिहाज से। मगर अगर आप टेम्परेचर टी गोज़ टू 0 केल्विन को अप्रोच कर रहे हैं तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि चेंजेस इन एंट्रोपी आर ज़ीरो। सो इसका मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट की एंट्रोपी सेम है एट टेम्परेचर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और हम आर्बिट्रेटली साइन कर लेते हैं कि एंट्रोपी जो है, हम आर्बिट्रेटली ये साइन कर लेते हैं कि वो एंट्रोपी ज़ीरो है। सो हम वी आर्बिट्रेटली साइन, कन्वेंशन हमारा ये है। भी आर्बिट्रेटली का मतलब ये कि हमने कन्वेंशनली चूज़ किया, कोई लॉ नहीं है उस तरह से। ये लॉ ज़रूर है कि चेंज इन एंट्रोपी जो है दे गो टू ज़ीरो, मगर एज टेम्परेचर गोज़ टू ज़ीरो। मगर वो तो सिर्फ ये स्पेसिफाइड पॉइंट हो रहा है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट की जब आप एंट्रोपी मालूम करते हैं और वो चेंज इन एंट्रोपी इनिशियल फाइनल स्टेट की एंट्रोपी माइनस द इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी और वो चेंज जो है वो ज़ीरो है, तो वो तो यही चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि दोनों स्टेट्स की एंट्रोपी इक्वल है। ये कहना कि वो ज़ीरो है ये एक और एक जिसे आप कह सकते हैं कि एडिशनल हमने चीज़ डाली है अंदर, और वो हमने आर्बिट्रेरली कहा है, कन्वेंशनल के तौर पे कन्वेंशन हमने ले लिया, या इसको मुझे बेहतर कहना चाहिए बाय कन्वेंशन, कि हमने मिल के ये डिसाइड कर लिया है कि ये एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो है, असाइन द वैल्यू ज़ीरो। To initial and final states, to initial and final states, initial and final जो equilibrium states हैं उनके दरमियान हम एंट्रोपी डिटरमिन करते हैं। बेसिक लॉ ऑफ नेचर जो है वो तो ये है ना कि चेंजेस इन, क्योंकि आप जो चीज़ मेजरेबल है वो तो चेंजेस इन एंट्रोपी, मगर अब आपने ये साइन कर दिया कि जो t इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो स्टेट है इक्विलिब्रियम स्टेट, उसकी एंट्रोपी ज़ीरो है। तो अगर आप दो स्टेट्स को देख रहे हैं जो कि दोनों t इज़ इक्वल टू ज़ीरो हैं तो उनकी एंट्रोपी चेंज ज़ीरो है, और दोनों ज़ीरो टेम्परेचर पे हैं, और उनको हमने कन्वेंशनली ले लिया कि किसी एक स्टेट की अगर ज़ीरो ले ली तो दूसरी भी लाजमन फिर ज़ीरो ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एज टेम्परेचर गोज़ टू ज़ीरो, ये बेसिकली हम कह रहे हैं। और जो चेंजेस इन एंट्रोपी as temperature goes to zero between equilibrium states जो है वो ज़ीरो है।
जिसको ये वो केस है जब दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट्स जो हैं वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं और दोनों की दोनों जो स्टेट्स हैं वो ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट्स हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो है थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं जी एंट्रोपी हमने मेजरमेंट करनी है, तो एंट्रोपी जो है कि चेंजेस की जब हम बात करते हैं वो चेंजेस इन एंट्रोपी जो है इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी। तो वो चेंजेस इन एंट्रोपी जो है वो आप डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली मेजरमेंट उसकी करते हैं लैब्स वगैरह में, और वो इस तरीके से कि हमारे पास जो है, अब क्वेश्चन हम ये रेज कर सकते हैं अपने आप से कि क्वेश्चन how do we measure changes in entropy? Let's say we want to run an experiment. लैब में आप जाके किसी सैंपल को आपके पास है, कोई मटेरियल है मिसाल के तौर पर, आप मालूम करना चाह रहे हैं कि चेंजेस इन एंट्रोपी as you drive the system from one equilibrium state to another equilibrium state। ठीक है जी। तो आमतौर पे किया जाता है कि आप आमतौर पे हीट कैपेसिटी जो है ना डिटरमिन करते हैं, जो कि हीट कैपेसिटी जो है वो है जिस हीट कैपेसिटी आपकी मेजरमेंट कर सकते हैं। जो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर मिसाल के तौर पर अगर आप लें तो इसके फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो ये है। ठीक है, ये हम पहले देख चुके। और जो चेंजेस इन एंट्रोपी है ds जो उधर आ रहा है, ये जो ds आ रहा है, ये जो ds है, इसको हम जो है इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ये Cp/T dt। ठीक है ना। अब ये चेंज इन एंट्रोपी लेफ्ट हैंड साइड चेंज इन एंट्रोपी को ज़ाहिर कर रहा है। आपके पास एक एंट्रोपी T है, एंट्रोपी आप किसी सिस्टम की एट टेम्परेचर T डिटरमिन कर रहे हैं। लेट्स से दैट इज़ इनिशियल फाइनल स्टेट जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर T है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। एक ख़ास वैल्यू आपके पास एंट्रोपी की आ गई जो कि S(T) है, और जो इनिशियल स्टेट है वो टेम्परेचर T0 पे है या T0 पे है, वो आपने ये लिख दिया। अब ये अगर आप कोई दो स्टेट्स इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनामिक स्टेट्स में ये चेंजेस इन एंट्रोपी डिटरमिन करना चाहते हैं, जिसमें इनिशियल स्टेट जो है वो भी इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है बट एट टेम्परेचर T0, फाइनल स्टेट भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है बट एट टेम्परेचर T। तो ये जो डिफरेंस इन एंट्रोपी है आप इसकी जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन जिस तरह कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रन एन एक्सपेरिमेंट वेयर यू कैरी आउट अ मेजरमेंट ऑफ द हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर एट ईच पॉइंट्स। तो जो टेम्परेचर T0 से आप T लेके जाते हैं तो हर पॉइंट पे Cp/T आप डिटरमिन कर जाते हैं एंड यू सम ओवरऑल, दूसरे लफ्ज़ों में इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास जो है ये चेंजेस इन एंट्रोपी आप हासिल कर लेते हैं। तो चेंजेस इन एंट्रोपी जो आप हासिल कर रहे हैं एम्पिरिकली एक्सपेरिमेंटली, वो आप एसेंशली हीट कैपेसिटी की मेजरमेंट से आप हासिल करते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको फिर जब आप ये एवेल्यूएट करते हैं राइट हैंड साइड पे, जो कि एक्सपेरिमेंट में आप कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी की मेजरमेंट जो है वो जो थर्मोडायनामिक एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लैब में कैरी आउट किए जाते हैं। तो वहाँ से जब आप हीट कैपेसिटी डिटरमिन करते हैं और जिस टेम्परेचर पे कर रहे हैं वो डिटरमिन करते हैं, और तो आप ये सारा डेटा इकट्ठा करके ये आप जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं by summing over all these different values of Cp/T, and you can actually determine the change in entropy. अच्छा, अब ये दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो चीज़ ये है कि जब हम ये हीट कैपेसिटी के हवाले से बात करते हैं तो साफ ज़ाहिर है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं टेम्परेचर T=0 पर, तो फिर ये ST आप ज़ीरो जब लेंगे तो ये क्वांटिटी जो है ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो सिर्फ उस सूरत में ये डाइवर्ज नहीं करेगी अगर आपके पास जो हीट कैपेसिटी है वो भी ज़ीरो को अप्रोच करे। तो एक स्टेटमेंट कई दफ़ा थर्ड लॉ की ये भी आती है कि हीट कैपेसिटी
of every system या every substance at absolute zero tends to zero. यानी कि Cp भी जो है goes to zero, Cv भी जो है वो भी goes to zero as T goes to zero. ठीक है, ताकि ये आपको एक फाइनाइट नॉन ये डाइवर्ज ना कर दे रिजल्ट. ठीक है, तो वो उससे जाहिर ही हो रहा है इस एक्सप्रेशन को. जब इस तरह आप इस तरह चेंजेस एंट्रोपी को इस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उससे नज़र ये आ रहा है कि ये Cp और Cv ज़ीरो होना चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका ये T नॉट जो है, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, T नॉट जो है ना आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर है, तो फिर हमें जो थर्ड लॉ है ना, ये एक एम्पिरिकल लॉ है. एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ नज़र आ रही है. इसलिए इस बेसिस पे जिन लोगों ने थर्ड लॉ डेवलप किया, जिसमें नर्स्ट भी था, जिसमें प्लैंक भी था, जिसमें साइमन भी था, तो इन लोगों ने जब इसको डेवलप किया तो एक्सपेरिमेंट को देखकर, उनके रिजल्ट्स को देखकर वो इस नतीजे पे पहुँचे. तो यहाँ पे ये चीज़ जो अगर टेम्परेचर T इज इक्वल टू ज़ीरो पे, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी. तो एक तरह जब हम कहते हैं ना चेंजेस इन एंट्रोपी एट सम, तो वो हम ज़ीरो टेम्परेचर एंट्रोपी जिसको हमने ज़ीरो लिया हुआ है उसके रेफरेंस से लेते हैं. इसी तरह जिस तरह हम पोटेंशियल एनर्जी का कहते हैं कि जी वी विल टेक द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर एग्जांपल एज द ज़ीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो जो भी हाइट आपके ऑब्जेक्ट की है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलेटिव टू द पोटेंशियल एनर्जी विच यू कैन टेक एज ज़ीरो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि चेंजेस जो है कि जो आप हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं ज़ीरो टेम्परेचर एंट्रोपी से, और ज़ीरो टेम्परेचर एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो आपने कन्वेंशनली ले लिया. अब इसकी काफ़ी सारी बारीकियां हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे प्रॉब्ली अभी आपके लिए इतनी डिटेल में जाना जो है शायद सूटेबल नहीं है. इसलिए मैं ज़्यादा उन डिटेल में जाना नहीं चाहता. अगरचे बुक के अंदर काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशंस हैं ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हवाले से, मगर बुनियादी चीज़ ये आ जाती है कि आपके पास जो ज़ीरो टेम्परेचर थर्ड लॉ जो है वो ज़ीरो टेम्परेचर एंट्रोपी से मुतल्लिक है, और ज़ीरो टेम्परेचर एंट्रोपी जो है बाय कन्वेंशन उसको ज़ीरो ले लिया जाता है. और जब इसलिए जब हम फिज़िकली मेजरेबल जो चीज़ है वो डिफरेंसेस इन एंट्रोपी है, और डिफरेंसेस इन एंट्रोपी आप डिटरमिन करते हैं रिलेटिव टू दैट एंट्रोपी एट ज़ीरो टेम्परेचर विच यू हैव टेकन एज योर ज़ीरो लेवल या ज़ीरो वैल्यू ऑफ एंट्रोपी. तो ये जो है हम एंट्रोपी के हवाले से जो है अभी हम यहाँ पे इधर ही रुक जाते हैं. अच्छा, चूँकि अभी हमारे पास लेक्चर्स के एंड में हम आ रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट कई चीज़ें हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लें, फिर अगर हमें डिस्कशन सेशन में या किसी चीज़ में हमें इसको डिस्कस करना हुआ तो वो हम कर लेंगे. अच्छा, अब हम इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली थर्ड लॉ आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आपके पास ये ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो बुनियादी जिसे आप कह सकते हैं नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, और जिनको हमने लॉज की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ एक तरह से नॉलेज का जो है वो इकट्ठा करना लॉज की सूरत में हमारे सामने, तो वो हमारा एक तरह से वो कंप्लीट जो है वो हो गया. और अब हम थोड़ा सा जो है आगे के जो लेक्चर्स हैं उनमें ज़्यादातर डिस्कस ये करेंगे कि ये जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ हैं और जो माइक्रो स्टेट्स वगैरह के हवाले से हम बात पहले भी करते रहे हैं, उनके दरमियान ये कनेक्शन कैसे फॉर्मली इस्टेब्लिश करें, कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक जो एनर्जी लेवल्स हैं मिसाल के तौर पर, अब क्योंकि आपने कुछ क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ना शुरू किया है तो उसके लिहाज से आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एनर्जी लेवल्स होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ एनर्जीज होती हैं. नॉर्मली दे आर क्वांटाइज्ड in many situations depending on what the boundary conditions are and so forth. तो वो बहुत सारी उसमें भी चीज़ें हैं जो हम आगे थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहेंगे, मगर वो सब चीज़ें स्टार्ट करने से पहले एक क्लासिकल रिज़ल्ट है जो कि काफ़ी यूज़फुल है और बहुत सारी कैलकुलेशंस में हमारे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा कर देता है. और तो वो भी एक तरह से एक नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज को ना एक कूज़े में बंद किया गया, इल्म को एक कूज़े में बंद किया गया.
तो उसकी तरफ थोड़ा सा उसका भी जिक्र करते हैं, और वो इक्विपार्टीशन थ्योरम कहलाता है, इक्विपार्टीशन थ्योरम या इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का नाम दे देते हैं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी ये जो है चैप्टर का ये नाम है। ये बेसिकली क्लासिकल रिजल्ट है, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स को हमने शामिल नहीं किया हुआ। ये एक प्री क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट आप समझ लें, और ये इस चीज़ से डील करता है। इसका जो थ्योरम है ना, जो इक्विपार्टीशन थ्योरम कहलाता है, वो इस चीज़ से मुतल्लिक है कि अगर आपका सिस्टम जो है क्लासिकल सिस्टम है, वो किसी हीट बाथ से मिसाल के तौर पे अटैच, जब हम उसे कहते हैं ना किसी ख़ास टेम्परेचर टी पे है, तो हम यही इमेजिन कर रहे हैं कि वो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में भी है थर्मोडायनामिक, और वो किसी हीट बाथ के साथ या हीट रेजर्वायर के साथ अटैच्ड है, जो उसका उस सिस्टम का वो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। अब वो सिस्टम जो है ना, जैसे हम जानते हैं, ये कैनोनिकल सिस्टम है, जिसमें सिस्टम जो है वो बात के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड नहीं है, एवरेज एनर्जी अलबत्ता फिक्स्ड है, और वो एवरेज एनर्जी जो है वो आपको टेम्परेचर देती है। तो इधर क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ये है कि जो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के है उसकी एनर्जी क्या है। सो बेसिकली जो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे किसी सिस्टम की, किसी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैसे आइडेंटिफाई करें। वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का नाम भी दिया जाता है, उन्हें मोड्स भी कहा जाता है, और हम देखेंगे कि जो आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट मोड्स या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। इसलिए इसको नाम जो है वो इक्विपार्टीशन थ्योरम का दिया गया है कि इक्वल पार्टीशनिंग हो जाती है टोटल एनर्जी की, हर मोड जो है बराबर बराबर एनर्जी ले लेता है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने ये है कि ये हम मोड्स या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिफ़ाइन कैसे कर रहे हैं किसी क्लासिकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम है टेम्परेचर टी, तो उसकी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या मोड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि जब हमने एनर्जी की तकसीम की बात करनी है डिफरेंट मोड्स में, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये आइडेंटिफाई करना कि मोड्स हैं क्या और कितने हैं। अच्छा, तो मोड्स जो के हवाले से, जो डिफ़ाइन करने के हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको हम एक मोड का नाम देते हैं। ठीक है, अभी उसके मतलब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो पहले जो से ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम स्लैश मोड भी कहा जाता है। ईच क्वाड्रेटिक एनर्जी डिपेंडेंस जो है ना, ईच क्वाड्रेटिक एनर्जी डिपेंडेंस of the system is the degree of freedom slash mode of the system. सो अब इससे क्या मुराद है कि ईच क्वाड्रेटिक एनर्जी डिपेंड्स। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो और एनर्जी एक्सप्रेशंस की तरफ देखें, तो जो आप एनर्जी लिखते हैं तो उसमें बुनियादी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो काइनेटिक एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है और पोटेंशियल एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं।
और दोनों को मिला लिया जाए तो टोटल एनर्जी बन जाती है, ठीक है ना, किसी भी सिस्टम की। अब काइनेटिक एनर्जी अगर आप खाली काइनेटिक एनर्जी लिखें ना, तो उसको आप चाहें तो हाफ एम वी स्क्वेयर लिख सकते हैं, या चाहें तो पी स्क्वेयर, इसको पी स्क्वेयर ओवर 2m भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में जो चीज़ सामने आ रही है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें सामने आ रही है वो ये है कि वेलोसिटी की टर्म्स में लिखें या मोमेंटम की टर्म्स में लिखें, यहाँ पे जो वेलोसिटी और मोमेंटम वेरिएबल्स हैं ये क्वाड्रेटिक वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये स्क्वायर की सूरत में सामने हमारे आ रहे हैं। इसी तरह कई सिस्टम्स ऐसे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जिनमें ख़ास तौर पे मैसिव स्प्रिंग सिस्टम है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्वाड्रेटिक है। मैस स्प्रिंग सिस्टम को अगर आप देखें तो उसमें जो के अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है तो मैस अटैच टू अ स्प्रिंग जो है, यानी कि इस तरीके से एक ये मैस है m और ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, तो इसकी जो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है और इसको आप एक्सटेंड करें बाय डिस्टेंस x, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड होती है, वह के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये पोजीशन या कोऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक अपीयर हो रहा है। तो अगर सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात करें जो कि सम ऑफ जो मैस स्प्रिंग सिस्टम ही हम कंसिडर करेंगे, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी टर्म भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी टर्म भी होगी, तो ये टोटल एनर्जी बन जाएगी। तो इसमें फिर हाफ एम वी स्क्वेयर भी आ जाएगा और हाफ के एक्स स्क्वेयर भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दोनों ये क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो यानी इसमें इनमें ये एक सेकेंड, ये जो है इसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ये भी क्वाड्रेटिक अपीयर हो रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक अपीयर हो रहा है। तो अगर आप इधर एक मोड या एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है जो कि P या V का है, और ये पोजीशन में है जो कि X है, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 डायमेंशन में हम कंसिडर कर रहे हैं, और स्प्रिंग ऑफ मैस अटैच्ड इन 1 डायमेंशन, इसलिए आपके पास x ही है और ये वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में या स्पीड भी x डायरेक्शन में। तो इसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या 2 मोड्स हैं, ठीक है। एक यहाँ से आ रहा है, एक इस क्वाड्रेटिक एनर्जी टर्म में, और ये भी एक और क्वाड्रेटिक एनर्जी टर्म है। तो हर मोड डिफाइन हो रहा है। आप जब टोटल एनर्जी लिखते हैं तो उसमें कितनी क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रही हैं, यहाँ 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रही हैं, एक काइनेटिक एनर्जी से आ रही है और एक पोटेंशियल एनर्जी से आ रही है। तो इधर जो है 2 मोड्स या 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द मीन एनर्जी ऑफ ईच मोड। क्योंकि हमें सिस्टम हम समझ लें क्या है। सिस्टम क्या है कि हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम मिसाल के तौर पे, और ये जो है ये अटैच टू हीट बाथ है, इक्विलिब्रियम में है ये एट टेम्परेचर T, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब इस 1 डायमेंशन में अगर ये मूव कर सकता है तो इसकी 2 मोड्स या 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। लेट्स जस्ट कॉल देम मोड्स। सो देयर 2 मोड्स, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, देयर 2 मोड्स। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जब ये सिस्टम जब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ये मैस और स्प्रिंग वाला जो सिस्टम है, तो वैसे तो अगर टेम्परेचर T = 0 पे है और आपने इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है इसको, तो ये वहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हुआ, क्लासिकल सिस्टम है, इसमें कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यू एक्सपेक्ट कि थर्मल एनर्जी ये एक्वायर करेगा सिस्टम, और हो सकता है कि ये इसका मैस जो है ये वाइब्रेट करना शुरू कर दे, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं थर्मल फ्लक्चुएशन।
अच्छा जी, तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि हर मोड की एवरेज एनर्जी क्या है अगर सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है और टेम्परेचर टी पे है। तो ये हमारा एक्सक्यूज मी, ये हमारा एक वाजे सवाल है। तो लेट्स ट्राई टू आंसर दिस बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज एनर्जी। अब हम इसको जनरल रखने के लिए हम कहते हैं कि हमारी एनर्जी एक्सप्रेशन इस किस्म की है। अब एक्स जो है वो वी भी हो सकता है, एक्स जो है वो एक्स भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर ऊपर वाली एग्जांपल में, ठीक है ना। तो एक दफ़ा हमने ये जो भी बाकी फैक्टर्स हैं इसके साथ लगे हुए वो हमें मैटर नहीं करते, क्योंकि वो जो आपके पास ये डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, वो जो है वो सिर्फ क्वाड्रेटिकली पेयर हो रहे हैं। तो ये अल्फ़ा जो है आप कांस्टेंट ले सकते हैं, इस केस में हाफ एम हो जाएगा, इस केस में हाफ के हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा अगर हमें पता चल गया कि एक जो है मोड जो है, यहाँ पे दो मोड्स हैं, तो एक मोड की मीन एनर्जी क्या है, तो हम इस वन डायमेंशनल स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए फ़ौरन ही हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या है वो जो भी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारे पास मीन एनर्जी आ जाएगी। तो लेट्स जस्ट डू इट, जो सिंपली इसके लिए करते हैं और वो हम मीन एनर्जी मालूम करते हैं। तो मीन एनर्जी जो है उसका बेसिकली जो एक्सप्रेशन है वो यूजुअल है, जब भी आपने एवरेजेस कैलकुलेट करनी है तो आप उस वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मैंने एक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये ई जो है, चलें इसको थोड़ा बेहतर लिखना चाहिए वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, कि ई जो है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये पी एक्स है और डी एक्स पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक, वन डायमेंशन में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन किया सोचा जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी जो है कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी है, यानी सिस्टम आपका वही कैनोनिकल सिस्टम है, क्या आपका मैथ स्प्रिंग सिस्टम है वो अटैच टू हीट पाथ। तो कोई भी सिस्टम विच इज अटैच टू हीट पाथ इज़ अ कैनोनिकल सिस्टम, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कैनोनिकल या बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यानी कि पी एक्स जो है वो आपके पास हो जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन जो है इस केस के अंदर वो आपको सम ओवर द था ना, कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये माइनस, सॉरी इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया, इधर एनर्जी आनी चाहिए ना बीटा के साथ, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स द एनर्जी। एनर्जी जो है वो अल्फा एक्स स्क्वायर्ड, अल्फा एक्स स्क्वायर्ड ये डी एक्स। तो ये प्रोबेबिलिटी में पार्टीशन फंक्शन की जगह आपको ये चीज़ इधर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। पिछले वाले जो हमने पहले रिजल्ट हासिल किए थे उसमें अगर आपको याद हो तो हम इस तरीके से लिख रहे थे कि पी आई जो है वो एक्सपोनेंशियल माइनस बेटा ई आई डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन है फॉर अ कैनोनिकल सिस्टम। वो सिस्टम जो कि हीट बाथ के साथ कनेक्टेड है, उसका टेम्परेचर टी है, तो इस तरीके से उसकी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरीके से वेरी करती है, वो एनर्जी और टेम्परेचर पे इस तरीके से डिपेंड करती है। बेटा जो है 1/kBT है, 1/kBT जो बेटा है ना, तो उसमें जी जो था वो सम ओवर जी जो था, जो पार्टीशन फंक्शन है वो अगर आप याद करें तो वो बोल्ट्जमैन फैक्टर्स का सम था। ये बहुत आपस में इकट्ठा हो गया है, इसको थोड़ा सा दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये जो है पार्टीशन फंक्शन जो था डिस्क्रीट केस के अंदर, बैड दोबारा से लिखना, तो ये जो है सिग्मा आई एक्सपोनेंशियल माइनस बेटा ई आई, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट केस जो था सम ओवर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स थी, और अगर कंटिन्यूस वेरिएबल है तो फिर वो इंटीग्रेशंस में तब्दील हो जाता है, क्योंकि एक्स जो है पोजीशन है और वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, वो कंटिन्यूसली डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकता है, तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये अब हम
मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी हम डिटर्मिन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल इंटीग्रल्स नहीं है। इसमें अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर डी एक्स की जगह डाल दें, एक्सपोनेंशियल माइनस बेटा अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर डी एक्स ये न्यूमरेटर में हो गया, और पार्टीशन फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में है, जो कि है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बेटा अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अच्छा, अगर आप अपनी किताब के अपेंडिक्स में देखें तो इस किस्म के गाउसियन इंटीग्रल्स जिनमें ये एक्स स्क्वेयर्ड आ रहा है एक्सपोनेंट में, और किसी एक्स स्क्वेयर्ड से या बगैर एक्स स्क्वेयर्ड के मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रल्स हैं, वो वेल नोन इंटीग्रल्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, लोगों ने कैलकुलेट पहले से की हुई हैं, इंटीग्रेशन टेबल्स में दी हुई होती हैं, वो सारे के सारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनको अगर हम इस्तेमाल करें तो वी यूज़ द फॉलोइंग के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर्ड एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर्ड डी एक्स जो है वो 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ पाई ओवर अल्फ़ा क्यूब्ड। तो ये आप चेक कर सकते हैं, और बुक में इसका प्रूफ भी इनके दिए हुए हैं अपेंडिक्स के अंदर, तो ये आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे वाले केस के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये अल्फ़ा जो है ये बाहर हम ले लेंगे तो ये बिल्कुल यही फॉर्म बन जाती है, क्योंकि ये अल्फ़ा जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसको आप इंटीग्रल से बाहर भी लिख सकते हैं, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो बाकी जो चीज़ है वो एक्स स्क्वेयर्ड है, और ये वाली क्वांटिटी है। इसमें यहाँ पे जो जो आइडेंटिटी के अंदर ये अल्फ़ा जो आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे जो है बेटा इंटू अल्फ़ा है, ठीक है ना। तो दोनों अल्फ़ा को कंफ्यूज ना करें। चले मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको मैं गैमा कह देता हूँ ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो। गैमा क्यूब, तो गैमा जो है ना वो आपके पास वो है जो एक्सपोनेंट में एक्स स्क्वेयर्ड का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वेयर्ड का कोफिशिएंट जो है माइनस साइन को भी छोड़कर वो बेटा अल्फ़ा है, तो गैमा वो हो गया। तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है जी। तो ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करें, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, और ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, और ये पाई ओवर दिस का स्क्वायर रूट, जो कोफिशिएंट है पाई डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट होता है ये आंसर। तो ये भी आप अपेंडिक्स में दिया हुआ है, यू कैन यूज़ दैट आल्सो। तो अगर इन दोनों का इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके पास ये जो है एक्सप्रेशन, इसमें इस्तेमाल किया जाए तो आपके पास ये आ जाएगा, जो मीन वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है वो अल्फ़ा इंटू हाफ बेटा डिवाइडेड बाय बेटा अल्फ़ा क्यूब्ड डिवाइडेड बाय पाई ओवर बेटा अल्फ़ा, ठीक है जी। तो ये सारे फैक्टर्स वगैरह आप कैंसिल करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ जाता है वो 1/2 बेटा आ जाता है। बेटा जो है 1/kBt है, तो ये हाफ kBt आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जो है वो ये है कि जो मीन एनर्जी है, अब ये जो मीन एनर्जी है फॉर ईच मोड इज़ इक्वल टू हाफ kBt। सो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा वगैरह पर डिपेंड ही नहीं करता। ये जो देखना, ये इधर अल्फ़ा और है, इधर अल्फ़ा और है, लेकिन रिज़ल्ट अल्फ़ा पर डिपेंड नहीं कर रहा। मीन एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, बाकी तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो किसी भी एनर्जी एक्सप्रेशन में अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी हो, यानी कोफिशिएंट कुछ भी हो, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो डायनेमिकल वेरिएबल है, जिस तरह वेलोसिटी है और पोजीशन है, ये क्वाड्रेटिक जो डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, इनका कोफिशिएंट कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। ईच ऑफ दीज मोड्स हैज़ एन मीन एनर्जी ऑफ हाफ kBt। तो टोटल जो है वन डायमेंशनल स्प्रिंग मैस सिस्टम की जो, जिसको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं, ये इसकी जो मीन एनर्जी है व्हेन द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, वो हो जाएगी हाफ kBt प्लस हाफ kBt इक्वल टू kBt, क्योंकि दो मोड्स। सो ईच क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम या ईच मोड जो है वो हाफ kBt उसको एनर्जी मिलती है। बेसिकली यही इक्विपार्टीशन थ्योरम है कि जो टोटल मीन एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तमाम मोड्स में,
और कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती है हर मोड में, वो है हाफ के बी टी, हाफ के बी टी, हाफ के बी टी, हाफ के बी टी। ठीक है ना? तो जितने मोड्स हैं उनको हाफ के बी टी मिलती है। तो दैट इज़ बेसिकली द जिस्ट ऑफ इक्विपार्टीशन थ्योरम। Each mode of a system in thermodynamic equilibrium has mean energy और thermodynamic equilibrium at temperature T मेंशन भी करना चाहिए था, क्योंकि एक ही चीज़ है जिस पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर T हैज़ मीन एनर्जी, एवरेज एनर्जी जो है उसकी ऑफ हाफ के बी टी। तो अगर आपके पास n मोड्स हैं तो n टाइम्स हाफ के बी टी हो जाएगा। दिस इज बेसिकली इक्विपार्टीशन थ्योरम। हमारा जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल्स लें तो अब देखें ना, ये इतना पावरफुल थ्योरम है कि बड़ी जल्दी जल्दी आप मीन एनर्जी बता सकते हैं, क्योंकि आपने ये सीख लिया कि अगर सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर टी है तो हर मोड को जो है कि एनर्जी हाफ के बी टी है, तो आपने सिर्फ मोड काउंटिंग करनी होगी और हर मोड को ना हाफ के बी टी देना होगा, कि मोड्स को काउंट करना होगा कि सिस्टम के कितने मोड्स हैं, और आपको पता है कि एवरेज एनर्जी हर मोड की हाफ के बी टी होगी। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम, जिसको हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन, क्योंकि अगर ये 3 डायमेंशन में होता ना तो फिर आपके पास वेलोसिटी की भी 3 मोड्स आ जाते, वी एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वी वाई स्क्वेयर्ड प्लस वी सी, यानी वी एक्स स्क्वेयर्ड वाला भी टर्म आती है काइनेटिक एनर्जी की, वी वाई स्क्वेयर्ड वाली भी आती है और वी जी स्क्वेयर्ड वाली भी आती है। इसी तरह पोजीशन के लिए एक्स स्क्वेयर्ड वाला भी आता है, वाई स्क्वेयर्ड वाला भी आता है और जी स्क्वेयर्ड भी आता। तो पोटेंशियल एनर्जी में तो 6 मोड्स बन जाते हैं टोटल, 2 की बजाय। तो मैं ये 1 डायमेंशन में, तो इसलिए मैं 1D लिख देता हूँ इधर। तो उसमें सिर्फ 2 मोड्स हैं, 2 मोड्स जिस तरह भी मैंने जिक्र किया। तो मीन एनर्जी जो बन जाएगी वो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ के बी टी। तो वो मीन एनर्जी जो आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर की है 1 डायमेंशन में, वो के बी टी है। तो सिस्टम देखना, ये बहुत ही यूनिवर्सल रिजल्ट इस सेंस में है कि सिस्टम कुछ भी हो सकता है। वो मैस स्प्रिंग सिस्टम भी हो सकता है, और वो आप एटम्स इन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उनकी अपनी कोई और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहे, अल्फा तो ड्रॉप आउट हो गया, द ओनली थिंग दैट अपीयर्स इज द टेम्परेचर। सो अगर सिस्टम में टेम्परेचर टी पे है इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ मोड्स, जिस तरह 2 था, and multiply them by half kBT and you will get the result. तो मीन एनर्जी फ़ौरन आपको पता चल जाएगी उस सिस्टम की मीन एनर्जी क्या है। इसी तरह अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करें, ट्रांसलेशनल मोशन, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन में कितनी की मीन एनर्जी क्या है, ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरी, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ in a monatomic gas. तो उसमें यह बेसिकली स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट में जो ना आपने एनर्जी लिखनी है। आप सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन लिख रहे हैं, को कंसिडर कर रहे हैं, और आप इसको 3 डायमेंशंस में कंसिडर कर रहे हैं, 3 डायमेंशंस में। तो जो आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल इसमें लिख लेता हूँ, वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी हाफ एम वी एक्स स्क्वेयर्ड प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वेयर्ड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है तीनों डायरेक्शंस में हो सकती है, वी जी स्क्वेयर्ड। अब आपके पास क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो एनर्जी की ले रहे हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन की है। तो 3
काइनेटिक एनर्जी टर्म्स आपके पास आ गई, सिर्फ क्योंकि आप ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर कर रहे हैं। और मोनोटॉमिक गैस है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगी, तो ये आपके पास। अब नंबर ऑफ मोड्स होंगे वो आप काउंट करते हैं बाय द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स इन द एनर्जी इक्वेशन। अब 3 हैं आपके पास टर्म्स जो क्वाड्रेटिक हैं, 1 2 3। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोड्स जो हैं, नंबर ऑफ मोड्स जो हैं इस केस में इज इक्वल टू 3। मीन एनर्जी ऑफ द गैस, मीन एनर्जी जिसको हम ई से ज़ाहिर करें, तो वो सिस्टम को हम ऑब्वियसली जब हम अप्लाई ये कर रहे हैं तो ये हम अजम्पशन हमारी ये है कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है टेम्परेचर T। तो जो मीन होगी वो नंबर ऑफ मोड्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ kBT फॉर ईच मोड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वी पार्टीशन थ्योरम के मुताबिक। तो ये 3/2 kBT आ जाता है। और अगर आपको याद हो कि जब हमने ये पहले डिराइव किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस्तेमाल की थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, तो उसमें भी हमें ये रिज़ल्ट मिला था। और इक्वी पार्टीशन थ्योरम तो हमें 2 स्टेप्स हैं, वहाँ पे हमें इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को, मगर यहाँ पे जो है ना हमने सारी इंटीग्रेशन यहाँ पे कर ली है, मगर क्योंकि रिज़ल्ट यूनिवर्सल है तो हर जगह अप्लाई हो जाता है, डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से ये बड़ा पावरफुल रिज़ल्ट है क्लासिकल सिस्टम्स के लिए। क्लासिकल स्टेटिस्टिकल फिजिक्स का बड़ा पावरफुल रिजल्ट है कि आप मीन एनर्जी फ़ौरन लिख सकते हैं बाय जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ मोड्स, और मोड्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाय द क्वाड्रेटिक टर्म्स इन द एनर्जी। ठीक है जी, तो ये जो है बेसिक था इक्वी पार्टीशन थ्योरम का, और हम आज का लेक्चर यहाँ पे रोकते हैं, फिर यहाँ से फिर आगे चलेंगे।